आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, इबेक्स कैश के और CNBC आवाज के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज बात होगी कि ओमिक्रॉन ने अपना वार कर दिया, लेकिन हम भी तैयार हैं। देखिए, देश में 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। ये तो हमारे पास एक सुरक्षा कवर है ही, लेकिन अगर आपको याद हो तो पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम अपना ध्यान रख सकते हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर तो हमारी पहली लेयर थी, लेकिन याद करिए, घर में आपने काढ़े पिए थे, आपने अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन किया था, बहुत सारे आयुर्वेदिक उपचार अपनाए थे। आयुष मंत्रालय ने उसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस निकाली थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप विटामिन सी के सप्लीमेंट लीजिए, अन्य विटामिन के सप्लीमेंट लीजिए। तो ये बहुत सारे उपाय किए गए थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आफ्टर ऑल, कोई भी वायरस हो, उसका कोई भी वेरिएंट हो, लड़ती तो आपकी इम्यूनिटी है। तो क्या हमारे लिए एक बार फिर से वक्त आ गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें और उसको बढ़ाएं, क्योंकि बाकी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये काम हम जरूर कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये नया वेरिएंट आ जरूर गया है, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे और हम तैयार हैं और हमारे पास अपने पुराने चिरपरिचित उपाय हैं। और वो उपाय आज कितने काम के होंगे, बस यही हम कंफर्म करेंगे हमारे डॉक्टर्स पैनल के साथ। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं सह्याद्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर और लीवर एंड मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हेड डॉक्टर विपिन विभूते, नवजीवन हेल्थ की CEO डॉक्टर मोनिका बी सूद और वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर समीर भाटी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम यहां पर करेंगे मोनिका जी के साथ। तो मोनिका जी, पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में ही, जहाँ पर हमने देखा कि इस वक्त भारत पर भी ये अटैक का साया है और पूरी दुनिया के कई देश इसकी जद में आ रहे हैं। और ऐसा होगा ही, क्योंकि हमने पहली और दूसरी लहर में भी देखा कि वायरस का स्प्रेड एक बार शुरू होता है तो इतनी आसानी से रुकता नहीं है। लेकिन अभी हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इस बार जैसा मैंने कहा, बहुत सारी चीजों से हम ऑलरेडी गुजरे हुए हैं। एक अनुभव हमारे पास है, कुछ तकनीकें हमारे पास है, हमारी तैयारी बेहतर है। तो क्या हम बेहतर तैयार हैं इस खतरे का मुकाबला करने के लिए? ऐसा है कि हम तैयार तो हैं, क्योंकि हम पहले कोविड-19 से गुजर चुके हैं, उसके वेरिएंट्स से गुजर चुके हैं। पर अभी जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये इसके सिम्टम्स अभी पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आए हैं। हमें ये नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली हमारे ऊपर कैसे, ये मतलब हमारे ऊपर कैसे असर करेगा। तो जैसे कि कोविड का हमें सब कुछ पता है, हम वेल वर्स्ड हैं उससे, पर ओमिक्रॉन का कैसा प्रभाव पड़ेगा हमारे हेल्थ के ऊपर है, हम नहीं बता सकते। जैसे कि आपने बोला कि इम्यूनिटी, तो मैं भी यही बोलूंगी कि इस टाइम सिर्फ एक ही चीज है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो है इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ओमिक्रॉन हो या कोई और वायरस हो, हम हर किसी से लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। समीर भाटी साहब भी जुड़ गए कार्यक्रम में। भाटी साहब, अब ये खबरें आती रहेंगी कि फला जगह पर ये पॉजिटिव निकला, उसका ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आया, लेकिन अब वो तो हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है, हमारे हाथ में जो है वो अपने शील्ड है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है टीकाकरण, जिसकी मैंने बात की। देखिए, लेकिन इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। 125 करोड़ का आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि 12 करोड़ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने वक्त रहते, वैक्सीन के रहते, अपना इम्यूनाइजेशन या अपना जो टीकाकरण था उसको एस्केप कर दिया। जर्मनी की खबर हम सब सुन ही चुके हैं कि वहां पर लोगों को सोशल लाइफ से काट दिया गया। बाकायदा सरकारी आदेश है कि जिसने भी टीका नहीं लगवाया है, अब उसका एक तरह से सोशल बायकॉट है। वो स्टोर्स में नहीं जा सकता, वो दूसरी तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर नहीं जा पाएगा। तो क्या अब हमारे यहां भी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसकी कॉपी कर दी जाए, ऐसा कोई प्रस्ताव आज मैंने सुना था दिल्ली की तरफ से आते हुए, लेकिन हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा माहौल शांत होता है या नॉर्मल होता है, तो क्या वो डर, वो भय पैदा करने की जरूरत है या फिर वो बायकॉट करने की जरूरत है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जिस तरह से हम वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, और जब लोगों से जब हम बात करते पूछते हैं, ज्यादातर स्पेसिफिकली जब उस डेटा पे काम किया जाता है, जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या अभी फिलहाल हम देख रहे हैं उनको जो सेकेंड डोज के लिए नहीं आ रहे, तो जब कारण जानते हैं उनमें, तो ज्यादातर अभी का लोगों का कारण यही कहा जाता है कि अब कोविड चला गया है तो जरूरत क्या है वैक्सीन की। पहला ज्यादातर ये रहता है।
कुछ एक लोग हैं जिनका कारण रहता है साइड इफेक्ट्स को लेके, उन्होंने थोड़े मोड़े साइड इफेक्ट इधर उधर से कुछ सुने तो उनको लगता है कि ये अभी रिसेंटली कुछ दिनों से लोगों के ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि क्या ये वाला अब जो वैक्सीन लेंगे तो ये ओमिक्रॉन पे काम करेगी कि नहीं, या दोबारा अब कोई वैक्सीन आएगी, नई वैक्सीन आएगी अपडेटेड तो हम वो लगाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर लोगों के इस तरह के सवाल रहते हैं। इस वजह से उन लोगों को हम बार बार यही बताते हैं। आप जो डेटा बता रहे थे, देखिए इसमें एक डेटा वो तो है 10 से 12 करोड़ जो हमारे अभी नहीं आए हैं, जिनको जो अनवैक्सीनेटेड है, मतलब सिंगल डोज भी जिन्होंने नहीं लगाई है। इससे ज़्यादा एक बड़ा डेटा है हमारा जो सेकेंड डोज के लिए नहीं आ रहे हैं। उसी की बात कर रहा था सर, जिनका एक भी नहीं लगाया वो तो अलग है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पहला तो लगवाया क्योंकि जब लग रहा था कि बड़ी दिक्कत है, लेकिन जैसे ही लगा कि थोड़ा सा मामला ठीक हो गया है वो आए ही नहीं दोबारा। हाँ, सेकेंड डोज लगवाने के लिए अभी काफी सारे लोग हैं जो नहीं लगाने के लिए आए हैं। अब इसके अंदर वही है, दो चीजें इसके अंदर समझ आ रही है कि एक तो यही था कि डेफिनेटली उनको लग रहा था कि अब तो उस तरह से केसेस नहीं आ रहे हैं, वायरस का जो है अभी इन्फेक्टिविटी कम हो गई है, तो इस वजह से यह कह सकते हैं कि ये लापरवाही भी हो सकती है थोड़ा, इस वजह से लोग अभी नहीं आ रहे हैं सेकंड डोज के लिए। दूसरा ये है कि अभी इसके ऊपर जैसे अभी सरकार बात भी कर रही है कि शायद गैप थोड़ा कम कर दे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जितने भी ज्यादातर लोग हैं कोविशील्ड सबको लगी है, तो इसका जो गैप है वो काफी ज्यादा है, तो शायद वो कम करने से भी थोड़ा जो है मैं समझता हूं अब ये चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ तो वही है कि जिनका टाइम आ भी गया तो पहुंचे नहीं। बहरहाल अब शायद वापस से भीड़ लगेगी, बीच में आराम से वैक्सीन लग सकती थी लेकिन अब भीड़ बढ़ेगी, नंबर लगाने पड़ेंगे, दिक्कतें होंगी। एनीवे डॉक्टर हमारे साथ विपिन साहब भी जुड़ गए हैं। विभूति साहब, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं वक्त में, डॉक्टर्स ही या आप ही के जो संगी साथी वो हमें कहते थे कि आप विटामिन सी का डोज बढ़ाइए, तमाम और मल्टीविटामिन की, तो क्या आज भी देखिए लड़ाई तो इम्यून सिस्टम को ही करनी है, चाहे पुराना डेल्टा वेरिएंट हो चाहे ये नया वाला आया हो, और आपका इम्यून जितना स्ट्रांग रहेगा, तो क्या अभी भी इम्यून को स्ट्रांग करने के जो उपाय पहली दूसरी लहर में थे आज भी वो मौजूद हैं, उनको फिर से शुरू कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि इम्यूनिटी तो इसका मेन स्टे है। हम वैक्सीन क्यों लेते हैं? वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही लेते हैं। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हम अभी तक कर रहे थे वो लिमिट के बाहर थे। मैंने 2-3 आर्टिकल भी लिखे हैं, हमारे पास पेशेंट भी आए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आयुर्वेदिक दवा ली है, किस लोगों ने हल्दी के इतने सारे टैबलेट खाए हैं कि उनका उल्टा इफेक्ट उनके लीवर पे हुआ है, बॉडी पे हुआ है। विटामिन सी के भी ऐसे इतने टैबलेट्स खाए कि नहीं, तो डॉक्टर साहब इसमें दो चीजें हैं, ये दो अलग अलग सवाल होंगे। पहला तो ये, वो तो अलग बात है, ओवरडोज तो आप किसी भी चीज का लेंगे तो खराब ही है, लेकिन पहला ये कि ये जो उपाय थे इम्यूनिटी वाले, चाहे वो विटामिन सप्लीमेंट हो चाहे ये आयुर्वेदिक उपाय हो, अभी हम मैडम से और पूछेंगे, तो क्या अब जब हमें वैक्सीन लग गई है तो इन उपायों की जरूरत नहीं, या हमारी डे टू डे इम्यूनिटी के लिए अगर हम ये दोबारा अपनाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी ओमाइक्रॉन के बारे में या जो भी कोरोना के जो कोविड के जो वेरिएंट है उसके बारे में अभी इतने जल्दी हमें उसका नहीं, मैं माइक्रो उसकी बात भी नहीं कर रहा, मैं सर जनरल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। क्या विटामिन सप्लीमेंट लेना ये कर सकते हैं अभी भी? वैक्सीन से और जनरल इम्यूनिटी से, जनरल इम्यूनिटी तो होनी ही चाहिए। जिसको भी कोरोना हुआ है, ऐसा नहीं कि उनकी इम्यूनिटी कम थी, लेकिन जो भी वायरस का जितना वायरल लोड हमें मिलता है उसके हिसाब से उनको इन्फेक्टिविटी या इन्फेक्शन ज्यादा हो या कम होने का चांसेस रहता है। तो हालांकि हमें वैक्सीन के साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी हमें करना है वो करना ही है जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह जैसे विटामिन सी खास तौर पे जो कहा जाता था, अगर वो सेवन आप एक लिमिट में, डेफिनेटली लिमिट में प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर अगर करते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है। यहाँ पर मोनिका जी ये बताएं कि पहले जो खास तौर पे आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस आए या लोगों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से भी बातचीत की जिसमें आयुष काढ़ा या सिंपली हम कहें काढ़ा, भाप लेना, मसालों का उपयोग, खड़े मसालों का उपयोग, वो आज भी उतना ही जरूरी है, चाहे जैसा मैंने कहा कि वेरिएंट कोई भी आ जाए, लेकिन ये आपको आगे भी किसी वेरिएंट से मदद करेगा? यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि जब कोरोना पीक पे आया तब तो आप ये सब कर रहे थे, इन जनरल भी गिलोई और ये तमाम चीजों का सेवन आप कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि इन जनरल हम इन सब चीजों का प्रयोग अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं।
पर ये कितना करना है, कैसे करना है, ये एक डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ओवरडोज हर चीज की बुरी है जी। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोरोना की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ ओमिक्रॉन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ एक नॉर्मल इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वायरस आए, क्या पता कि हमारा 1 साल बाद ज्यादा डेडली वायरस कोई आ जाए या 2 साल बाद कोई और वायरस आ जाए, तो क्या हम उस वायरस के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे कि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आए, मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग 80-85 के हैं या 70 के अबव हैं, काफी लोग हैं जो मतलब जिनको प्रॉब्लम हुआ कोविड में, जिनकी डेथ्स हुई कोविड में, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर उनको कोविड उनके संपर्क में आए भी तो वो 1-2 दिन में ठीक हो गए। वो इसलिए क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल हम सबसे बहुत स्ट्रांग था, उनका खान पान, उनका खाने का तरीका, उनका सोने का, उनकी दिनचर्या हम सबसे डिफरेंट थी। तो आज से अगर मैं 50-60 साल पुरानी बात करूं तो हम हर कोई ऑर्गेनिक चीज खाता था, पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं था इतना, तो हमें हर चीज बेस्ट मिलती थी खाने के लिए, हम अपना काम करते थे, हमारी एक्सरसाइज होती थी, जो कि ये सब चीजें जरूरी हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप बात करें खड़े मसालों की, हल्दी की, और जैसे हम बड़ी इलायची की बात करें, तेज पत्र की बात करें, तो ये सब चीजें हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी 3 दोषों से बनी है, दोष से बनी है, जो कि है वात, पित्त और कफ। अब वात, पित्त और कफ के हिसाब से अगर हम अपना खान पान करेंगे, मसाले खाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि आप बात कर रहे थे अभी वैक्सीनेशन की, तो मैं एक यहाँ पर पॉइंट उठाना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। जैसे कि हमने कोविड का वैक्सीन लिया, कोविशील्ड लिया, या हमने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया, तो वो हमें उसी ही वायरस से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी, बाकी और किसी चीज से और वायरस से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो इम्यूनिटी एक्चुअली क्या होती है? 3 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी और एक इननेट इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो माँ अपने बच्चे को ट्रांसफर करती है जब बच्चा उसके पेट में होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमने इंजेक्शन लिया, हमने वैक्सीनेशन लिया किसी भी बीमारी का, हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो उसके प्रति बन गई। जैसे कि चिकन पॉक्स का हमें वैक्सीनेशन होता है, टीबी का वैक्सीनेशन होता है, वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी बन गई। बट हमारी इननेट इम्यूनिटी क्या है? इननेट इम्यूनिटी है हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करती है, हमारे खाने पीने पर डिपेंड करती है, हमारे रोज के कामों पर डिपेंड करती है, जिससे कि हमारी इननेट इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ और वो लोग एसिम्प्टोमेटिक। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम ये जो इननेट इम्यूनिटी की आप बात कर रही हैं, हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद यही आपसे जानेंगे कि जो सारे उपाय करने थे पहले भी किए, अब थोड़ा सा रिवीजन करने का वक्त है, क्योंकि इस इम्यूनिटी से तो आप हमेशा हर बीमारी से बचाने में अपने आप को कामयाब रहेंगे। तो दोबारा वक्त वो आया है जब इन चीजों की हम वापस से अपनी दिनचर्या में एडिशन करें और उस हिसाब से ही काम करें, क्योंकि मुकाबला तो हमें करना है। छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वो जो उपाय हैं हमारे दोनों डॉक्टर से बातचीत करेंगे उनके बारे में कि वो उपाय हम कब से और कैसे शुरू कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंज्यूमर अड्डा के अंदर। बात है यहां पर कि ओमिक्रॉन का हमला तो हो गया है, लेकिन हम कितने तैयार हैं। तो हम आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे जो जनरल इम्यूनिटी के लिए हमने पहली और दूसरी लहर में उपयोग में लाई थी, और उन्हीं पर हो रही है यहां पर बातचीत। पूरा पैनल हमारे साथ है, तो एक बार फिर से बातचीत करते हैं यहां पर। डॉक्टर विभूते, ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इन जनरल लोगों को क्या कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? जिस तरह से पहले लिए, वो अलग बात है कि एक्स्ट्रा नहीं लेना है, वो बात लोगों को समझ में आ चुकी है, लेकिन क्या सप्लीमेंट वो ले सकते हैं, खासतौर पे विटामिन? सप्लीमेंट से इम्यूनिटी खासकर ज्यादातर नहीं बढ़ती है, लेकिन जो भी रूटीन है, जो हमें एक्सरसाइज करना है, हमारा खान पान अच्छा रखना है, और उसके साथ भी मैं भी जब भी जिम में जाता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं कि जिम वाले लोगों को क्या कोरोना नहीं होता है क्या? तो ये सारी जो चीजें हैं, जो एक्सरसाइज है, खान पान है, ऐसा इसका ये मीनिंग नहीं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, वो आपके बॉडी पे डिपेंड करती है। कह रहे हैं कि अलग से विटामिन सी का सप्लीमेंट, जिंक के सप्लीमेंट ऐसे कोई लेने की जरूरत नहीं है?
ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ओके, विटामिन यही इंपॉर्टेंट था कि कोई एविडेंशियल स्टडी ऐसी नहीं बता रही है, राइट? कोई स्टडी बता नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसे वायरल वीडियोस आते हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं कि लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास अभी तक नहीं है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन जो प्रिस्क्राइब डोसेस है, जैसे मैडम ने भी बताया कि उसमें हम ले सकते हैं, उससे नुकसान नहीं है, फायदा तो पता नहीं है, नुकसान नहीं है, तो डेफिनेटली हम लेके। तो ये एलोपैथी में तो क्लियर, चलिए आपने बताया। मैं मैडम से पूछता हूं कि मैम, जहां तक मुझे याद है, अगर गलत हो तो आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको ज्यादा वो चीजें पढ़ने लिखने में आई होंगी, कि आयुष मंत्रालय ने कोई अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक पर्टिकुलर लोगों को जिन्होंने खाया, वहां से उन्होंने थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया और उस पर देखा कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी या घटी। मुझे परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन आप बताएंगी आयुर्वेद में क्या कोई इस पर स्टडी है या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, आप सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? नहीं, ऐसा डेफिनेट तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हर बॉडी अलग है, हर बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। जरूरी नहीं है कि मैं विटामिन सी खाऊंगी तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी या मेरा ऑक्सीजन लेवल और मेरा एचपी लेवल बढ़ेगा उससे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपकी बॉडी अगर आप खाएंगे तो वो आपको अफेक्ट करेगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि मैं खास तौर पर जो आयुर्वेदिक चीजें थी, जैसे आयुष काढ़ा हुआ या मसालों का प्रयोग हुआ, इनके ऊपर कोई रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज आई थी? देखिए ऐसा है कि जो आयुष काढ़ा जिसे हम बोलते हैं या हम मसालों का सेवन बोलते हैं, वो एक हद तक हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, पर फिर बात दोबारा आती है कि हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी बॉडी क्या उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। अगर देखिए, मैं आपको इतना विस्तार से नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर अगर कोई किसी इंसान का पित्ता दोष ज्यादा है बॉडी में, मतलब उसकी बॉडी में हीट ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है, और वो मसालों का और काढ़े का ज्यादा सेवन करेगा, तो उसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट होगी, वो कम नहीं होगी। उसी तरीके से अगर कोई वात संबंधित इंसान है, किसी को वात या कफा का प्रॉब्लम है, तो वो मसालों का और अपना काढ़े का प्रयोग करेगा तो उससे बहुत फायदा होगा। तो अगर हम बात करें विटामिन और सप्लीमेंट्स की, तो विटामिन और सप्लीमेंट्स एक तो मैम मुझे ये बताइए, फिर लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मैं दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसा है कि एक हद तक अगर वो विटामिन ले रहे हैं, उनको अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या उनकी बॉडी उस विटामिन को और उस सप्लीमेंट को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बेटर है डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। विभूते साहब कुछ लाइन बोलना चाह रहे थे सर, एक लाइन, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है। अच्छा, यस, मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि इम्यूनिटी मेजर करने का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि किसकी इम्यूनिटी कितनी है और इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, और उसके बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। मन से कुछ मत करिए, ज्यादा है तो डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपके बॉडी टाइप के हिसाब से हो सकता है आपको कुछ बेटर सजेस्ट कर दे। लेकिन अच्छा खान पान, अच्छी नींद, अच्छा पानी पीना, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप ज्यादा वेल मेंटेन रहेंगे तो किसी बीमारी से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। कोई लेकिन पर्टिकुलर एविडेंस डॉक्टर्स हमारे कह रहे हैं कि नहीं है कि आप विटामिन सी ले लेंगे तो ये हो जाएगा या जिंक खा लेंगे तो ये हो जाएगा। एट लास्ट समीर साहब मुझे बताइए, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी भी बच्चे बाहर हैं, लगातार महीने दर महीने हम ये सुन रहे हैं, अब वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन, अब तो बूस्टर डोज की बात आ गई, बच्चों का क्या? देखिए, बच्चों के लिए जिस तरह से बताया, ज़ाइकोव डी अभी अप्रूव हुई थी, और ज़ाइकोव डी के लिए भी अभी बताया गया है कि वो पहले 7 राज्यों के अंदर उसको रोल आउट किया जाएगा। पर अभी इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं आई है कि वो जो 7 राज्यों में रोल आउट किया जाएगा उसमें अडल्ट पॉपुलेशन भी शामिल होगी या सिर्फ वो बच्चों से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पॉलिसी बनी है उसके अंदर सबसे पहले बच्चों में सिर्फ कोमॉर्बिड वाले जो बच्चे हैं, कोमॉर्बिड की लिस्ट जनरेट हो रही है और उनको लगना शुरू होगा। तो उसके बाद अभी दोनों पॉलिसीज, एक जो हम बूस्टर एडिशनल डोज की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो हम चाइल्ड वैक्सीनेशन, ये दोनों पॉलिसीज अभी आने वाली है। तो अभी मुझे लगता है ये रोल आउट होते हुए थोड़ा समय लग जाएगा। चलिए, तो रोल आउट होते हुए समय लगेगा ना, बूस्टर डोज का भी पता है, और बच्चों जिनकी करीब करीब 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 2 से 18 साल तक के, मतलब जो ऑलमोस्ट एडल्ट हो चुके हैं वैसे तक बच्चे आते हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन है जो अनवैक्सीनेटेड है। बहरहाल हमारे पास उपाय यह है कि हम अपने वो जो 3 चीजें हैं, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना हो सकता है फॉलो करें। मास्क और सैनिटाइजर तो आप कर ही सकते हैं, और साथ में इम्यूनिटी के कुछ उपाय हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये नहीं कि मन से विटामिन सी, जिंक फिर से सब खा लें, काढ़ा खूब सारा पी लें, इनसे फर्क पड़ेगा, अच्छी दिनचर्या से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो सही मात्रा में लेंगे और शरीर के हिसाब से लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।